तो राजस्थान में बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की 8 ताबड़तोड़ रैलियों की घोषणा हो गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आंकड़ों के जरिए पड़ताल करने वाले हैं कि राजस्थान में इस बार बीएसपी 200 में से कितनी सीट जीत सकती है, कौन सी हैं वो मजबूत सीटें और क्या फैक्टर्स हैं जो बसपा के वोटों के अंतर और विधायकों की संख्या को निर्धारित करेंगे। पिछली बारों के आपको कुछ आंकड़े बताएंगे पिछले चुनावों के, और इस बार बहन मायावती की 2-4 नहीं बल्कि 8 चुनावी रैलियां हैं, 17, 18, 19 और 20। इस पर हम रिपोर्ट बना चुके हैं। आंकड़ों के जरिए आपको बता दें कि क्या स्थिति है। आपको मालूम है कि 25 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और सभी दलों की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा जारी है। और अधिकांश सीटों पर खासतौर से पूर्वी संभाग में मुकाबला त्रिकोणीय होता है। जी हाँ, पूर्वी संभाग राजस्थान का वो इलाका जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका, वहाँ मुकाबला अधिकतर सीटों पे त्रिकोणीय होता है। बहुत सारी सीटों पे बसपा जीतती भी है। वहाँ पे उस इलाके के आसपास बसपा ने 6 सीटें कुल मिला के जीती और कई सीटों पे बसपा दूसरे नंबर पे रही थी। लेकिन इस बार वहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी होंगे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी भी होंगे, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे और आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसके प्रत्याशी भी आपको मैदान में मिलेंगे। साथ ही साथ बीटीपी भी अपने प्रत्याशी कुछ इलाकों में उतारती है। हालांकि पूर्वी संभाग में बीटीपी अपने प्रत्याशी अमूमन नहीं उतारती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर निर्दलीय बड़ी संख्या में जीतते हैं। 20 से ज़्यादा निर्दलीय पिछली बार भी जीते थे। ये तथ्य आपको ये समझाता है और बताता है कि राजस्थान की जो राजनीति है वो पार्टी प्रधान ना होकर व्यक्ति प्रधान है। उसमें व्यक्तियों का भी महत्व है और जो महत्वपूर्ण इलाकों में निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो व्यवस्थित पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को हरा कर वहाँ पर जीत जाया करते हैं। 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से 34 सीटें जो हैं वो एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 25 सीटें वहाँ एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और कई दशकों से राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी सत्ता आसीन रही हैं और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर कभी सत्ता रिपीट नहीं हुई किसी पार्टी की। पिछले 15 सालों में, यूँ कहें कि 20 सालों में बसपा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पिछले 20 सालों में बसपा ने अब तक कुल मिलाकर कितने विधायक जीते हैं, ये मेरा सवाल है। कमेंट करके बताइए कि अब तक के सभी विधानसभा चुनाव जो बसपा ने लड़े हैं राजस्थान में, उसमें अपने सभी चुनावों में बसपा ने अब तक कुल मिलाकर कितने विधायक अपने सिंबल पर जिताए हैं। 2018 के चुनाव जब हुए थे तो उसमें कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिली थी, बीजेपी को 73 और निर्दलीय 13 सीट जीते थे। तो अमूमन 15-20 का आंकड़ा निर्दलियों के हिस्से में भी आता है। और बसपा को 6 सीट मिली थी, सीपीआईएम को 2 सीट मिली थी और लोकदल यानी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट, वो है भरतपुर की सीट थी, सुभाष गर्ग वहां से जीते और कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री भी बने। आरएलपी को, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 3 सीट मिली और भारतीय ट्राइबल पार्टी, छोटू भाई वसावा की जो पार्टी है उसको भी 2 सीटें मिली थी। और बाद में फिर कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने बिना शर्त समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को और अशोक गहलोत की सरकार बन गई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में एक तरह से मिला लिया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। दिसंबर 2013 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 200 में से 163 सीटें भाजपा के पास थी। तो स्थिति बिल्कुल उस वक्त पलटी हुई थी, जबकि कांग्रेस उस समय मात्र 21 वोटों पर सिमटी हुई थी। तो यही राजस्थान की राजनीति का फलसफा है कि वहाँ पे अप्रत्याशित परिणाम भी कई बार आ जाया करते हैं। बीएसपी को तब 3 सीट मिली थी, निर्दलियों को 9, राष्ट्रीय जनता पार्टी को 4 सीट मिली थी। और 2008 के चुनाव की बात करें तो तब उस वक्त कांग्रेस को 96 सीट मिली थी और कांग्रेस ने तब यहाँ सरकार बनाई थी। 2008 में बहुजन समाज पार्टी को 6 विधायक जीतने का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस ने इन 6 विधायकों को अपने पाले में ले लिया। बात करें हम समुदाय के हिसाब से अनुपात की तो 18% यहाँ पे अनुसूचित जाति का वोट है, एससी वर्ग का वोट है और 13% अनुसूचित जनजाति है और मुस्लिम समाज की आबादी भी यहाँ मौजूद है। जाट, गुजर और यादव, राजपूत, माली, ब्राह्मण समाज का भी कई सीटों पर दबदबा है। कई सीटों पर उनकी संख्या थोड़ी औसत से थोड़ी ज़्यादा है। राज्य में 31% अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी होने के बावजूद भी वो एक बड़ी ताकत नहीं बन पाते हैं। वो अपने मुख्यमंत्री बनाने के बारे में या बड़ी हिस्सेदारी लेने के बारे में सरकारों में नहीं सोच पाते हैं। ये एक चिंता का विषय है। और जो एसटी का वोट है उसमें एक मीना बहुत बड़ी आदिवासी समुदाय है, बहुत बड़ा वोटर वर्ग है जो कि निर्धारित कर सकता है हार जीत। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर जिलों में बसपा का प्रभाव है और बसपा इन इलाकों में सीटें निकालती है।
चुनाव के मद्देनजर अब तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष और राजस्थान के सभी मंत्री लगातार यहां दौरों पर हैं। गहलोत सरकार ने केजरीवाल की पिच पर खेलते हुए इस बार बहुत सारी फ्री घोषणाएं कर दी हैं, मुफ्त की योजना लागू करी, जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। कर्नाटक जीत से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जातिवार जनगणना और ओबीसी महिलाओं के आरक्षण पर उन्होंने बड़ा दाव इस बार राजस्थान में खेल दिया है। भाजपा ओबीसी के मुद्दे पर दबाव की स्थिति में है, लेकिन चुनाव प्रबंधन में आगे है। वो हलचल जमीन पर बड़े पैमाने पर दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी गुटबाजी भी समस्या हो सकती है, उनको अंदरूनी गुटबाजी से भी दो चार होना पड़ रहा है। बीएसपी ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई हुई हैं। सांसद रामजी गौतम ने अब से नहीं, पिछले लगभग 1 साल से गतिविधियों को तेज किया हुआ है और पिछले 6 महीने और 3 महीनों से तो गतिविधियां 4 गुनी और 8 गुनी हो गई हैं। कई पैदल मार्च निकल चुकी हैं, कई सभाएं हो चुकी हैं, कई बार सभागार बुक करके वहां पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बसपा ने धरने प्रदर्शन तक भी दिए हैं कलेक्ट्रेट पे और कई बार अत्याचार उत्पीड़न के मामलों में बसपा ग्राउंड पर पीड़ित परिवारों का मनोबल बढ़ाने और संघर्ष की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने भी उनके साथ गई है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। यहाँ पे कई जगह आकाश आनंद पदयात्रा निकाल चुके हैं। बसपा इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और बसपा को इस बार मौका भी मुफीद लग रहा है। अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो रिपीट करना चाहती है उनको अच्छा वोट मिलता है और वो अच्छे विधायक जिताते हैं, लेकिन यदि पेच फंसता है और बसपा अपने विधायकों की संख्या बढ़ाती है तो इस बार बसपा राजस्थान में सरकार में शामिल होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बहन मायावती अपने प्रेस नोट में कह चुकी हैं कि बसपा अगर कहीं भी इन राज्यों में विधायक जिताती है और सरकार वहाँ बनती है बीजेपी के सामने, बीजेपी को हराकर, तो वहाँ बसपा सरकार में शामिल होगी। और यही कारण था कि बसपा के जो विधायक हैं उनको बेचैनी होती है और इसका समाधान बहन मायावती ने एक तरह से कर दिया है। अनुसूचित जाति वर्ग पे जातिगत भेदभाव, अत्याचार, उत्पीड़न बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान में हुआ है, लेकिन वो बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता। ये दलित समाज की भी अपनी कमी है कि वो संगठित होकर अपने ऊपर हो रहे जघन्य अत्याचार, उत्पीड़न जिसमें कोई सुनवाई नहीं है, जो बदस्तूर जारी है, उसको एक चुनावी मुद्दा नहीं बना पाता है। अनुसूचित जाति वर्ग एक बार भाजपा को यहाँ वोट देता है और दूसरी बार कांग्रेस को देता है, लेकिन दलित उत्पीड़न बदस्तूर सभी सरकारों में जारी रहता है। कांग्रेस और भाजपा मजबूत सरकार देने के बावजूद भी अनुसूचित जाति वर्ग पे हो रहे अत्याचार को रोकने में विफल रहती हैं। पाली में जितेंद्र मेघवाल का मामला आपको याद है। भरतपुर कुम्हेर थाने के अंतर्गत 14 अप्रैल को जो जातीय भेदभाव हुआ था, इसमें लोगों ने मार्च निकाला था, वो सब आपको याद होगा। इंद्र मेघवाल से लेके दर्जनों ऐसे मामले हैं जो कि मीडिया में हाईलाइट भी नहीं हुए। सरकार की भूमिका, स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता और दलितों के प्रति भेदभाव राजस्थान में आपको लगातार देखने को मिलता है, लेकिन अफसोस ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता। राजनीतिक दृष्टि से जनवरी, दृष्टि की स्पेलिंग गलत है, इसको कृपया इसके लिए ध्यान रखें। जनवरी 2024 में राजस्थान में क्या बदलाव आएगा, ये राजस्थान के उपेक्षित वर्ग को सोचना चाहिए कि वहाँ क्या नई सरकार बन पाएगी या आपकी दखल हो पाएगी। बसपा का प्रदर्शन बड़े तौर पर बहन मायावती की रैलियों पर निर्भर रहेगा, प्लस वहाँ मजबूत प्रत्याशी बसपा को मिल रहे हैं, जिसकी चयन प्रक्रिया बसपा ने बहुत साइंटिफिक निकाली है। उस पर अलग से वीडियो बताऊंगा कि बसपा ने इस बार किस तरह से आवेदन मांगा, क्या चयन की प्रक्रिया रही, और अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट और बसपा का ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, उसका निश्चित ही बसपा को फायदा होना चाहिए। हाँ, बसपा घोषणा पत्र हालांकि जारी नहीं करती है, लेकिन बसपा ने घोषणा पत्र से भी एक आला दर्जे का दस्तावेज दिया है, वो है भरोसा पत्र, भरोसा दस्तावेज। भरोसा दिया है बसपा ने तेलंगाना के अंदर। इसी तर्ज पे अगर बाकी राज्यों में भी कुछ घोषणा होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बसपा के लिए लाभकारी होंगी। किंग मेकर की स्पेलिंग गलत है, माफ़ करिए, किंग मेकर, ये टाइपिंग एरर हो जाती है क्योंकि मैं बहुत कुछ ये तैयार कर रहा हूँ, छोटी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। यदि बसपा किंग मेकर की भूमिका में आती है तो बसपा के अनुसार इस बार सत्ता में भागीदारी होगी और ये बहुजनों के हित में होगा। तो ये था लेखा जोखा पूरा राजस्थान का। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, इन आंकड़ों के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस भाजपा का आंकड़ा क्या रहेगा, बसपा का आंकड़ा क्या रहेगा? बसपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है राजस्थान की, 7.6% तक का वोट ले चुकी है बसपा, और अमूमन हर बार बसपा ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया है यहाँ विधायक जिताए हैं। कमेंट करिए, शेयर करिए, और बिना सब्सक्राइब करे चैनल को देखना बहुत बड़ा गुनाह है। आप लाखों की संख्या में चैनल को देखते हैं, लेकिन हमारा डेटा बताता है कि अधिकतर 75% हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे नॉन सब्सक्राइबर हैं। अगर आप सब्सक्राइब करे बिना देखेंगे तो आपके चैनल की ताकत नहीं बढ़ेगी। सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर रहे होते ईमानदारी से तो अब तक 1.5-2 मिलियन से ऊपर होता, लेकिन आप यानी दर्शक जो हमारे हैं वो देखते हैं बिना सब्सक्राइब करे, वीडियो को ढूंढ ढूंढ के देखते हैं, चैनल को सर्च करके देखते हैं,
व्हाट्सएप के लिंक से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना निःशुल्क है, आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। सब्सक्राइब करिए। 75% हमारा दर्शक नॉन सब्सक्राइबर, जबकि हमारी करोड़ों में व्यूज जाते हैं। पूरे महीने का हिसाब किताब लगाएं तो सब्सक्राइब करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।